नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश सेल्फ स्टडी क्लासेस सीरीज में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th स्वर्णिम भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत पार्ट हमारे 5 हो चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था गुप्त साम्राज्य और सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन किया था। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का इतिहास, जो हमारा चला 275 से 550 ईस्वी तक का हमारा गुप्त साम्राज्य का इतिहास है वो चला था। देखिए, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जब भी वीडियो पढ़े या देखें तब कॉपी और पेन लेके बैठे और इम्पोर्टेंट बातों को नोट करते रहे। वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो हमारा वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य जो चला था वो चला था 275 से 550 ईस्वी तक। ठीक है। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई थी। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक का मुरंडो के शासक में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। तो गुप्त वंश की नींव वो डाली थी 275 ईस्वी में। किसने डाली थी? श्रीगुप्त ने डाली थी। ठीक है। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त ने स्वयं को पर्याप्त परिस्थिति में गुप्त वंश का प्रपौत्र कहा। देखिए, जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा था। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद अगला जो शासक हो गया वो हुआ था हमारे घटोत्कच। इसकी उपाधि थी महाराज धीराज। जो घटोत्कच की उपाधि थी वो थी महाराज धीराज थी। ठीक है। इसके बाद अगला शासक आया था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल रहा 220 से 335 ईस्वी तक। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इनका विवाह है वो लिच्ची वंशजा कुमार देवी से हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया जो गुप्त संवत से प्रसिद्ध रहा। इसके बाद जो अगला शासक आया वो हमारा था समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त 335 से 380 तक इसका राज्यकाल रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी जो कवि थे वो तो हरिसेन। उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति के अभिलेखों में किया गया। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कर्णीय है जिस पर अशोक का अभिलेखकरण उत्कर्णीय है। इसके बाद इसके द्वारा जीते क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा जा सकता है। पहला जो समूह था वो था गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य, और शक एवं कुषाण। इलाहाबाद परिस्थिति के अनुसार वह कभी भी युद्धों में नहीं आ रहा था। ठीक है। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। उसने कविराज भी कहा जाता है। देखिए, इन्हें वो कविराज भी कहा जाता है। और यह विष्णु भक्त था और विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल रहा वो रहा 380 से 425 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री जो प्रभावती का विवाह है वो वाकाटक राजा रुद्रसेन से करवाया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता था। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इसके बाद जो अगला हमारा शासक आया था वो था कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त शासक बना। कुमार गुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसने पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आया था वो था हमारा स्कंदरगुप्त। देखिए स्कंदरगुप्त की बात करें तो इसका राज्यकाल रहा 455 से 467 तक। स्कंदरगुप्त ये देखिए बड़ा पुत्र नहीं था, ये कुमार गुप्त का छोटा पुत्र था, लेकिन छोटा पुत्र होते हुए भी वह राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदरगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील का है वो जीर्णोद्वार बनवाया था। ठीक है। और इसने हुणों को पराजित किया था। ठीक है। तो स्कंदरगुप्त का इतिहास आप देखते रहे और इनकी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो नोट करें। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपदिया और गुप्तकालीन समाज। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।